आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत प्ले है, स्ट्राइफ गाल्सवर्दी का। तो गाल्सवर्दी के मैं अब तक आपको 3 प्ले करा चुका हूँ और उनके मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए हैं, मैंने उनकी समरी भी आपको करा दी है और आज इसका चौथा प्ले जो मैं आपको मतलब कराने जा रहा हूँ। तो मैंने इसके जो 3 प्ले कराए थे आपको मतलब अब तक जो कराए हैं, वो मैंने सिल्वर बॉक्स भी करा दिया था इसका और एक इसका जस्टिस मैंने आपको कराया और ये इसका स्ट्राइफ है मतलब तीन हाँ सॉरी 2 प्ले करा चुका हूँ, ये तीसरा प्ले है। तो ये स्ट्राइफ है, गाल्सवर्दी का प्ले है स्ट्राइफ और स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष। स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष होता है और इस स्ट्राइफ के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है। स्ट्राइक माने हड़ताल और वो हड़ताल है, स्ट्राइक है वर्कर्स की, लेबरर की। तो जो लेबर क्लास के जो व्यक्ति होते हैं उनकी किस तरीके से अनबन रहा करती थी 20 सेंचुरी अर्ली 20 सेंचुरी में। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि गाल्सवर्दी एक प्रॉब्लम प्ले लिखने वाला राइटर है। उसने बहुत सारे प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं और प्रॉब्लम प्ले वही प्ले होता है जिसमें कोई भी राइटर कंटेम्प्ररी जो प्रॉब्लम्स होती है उसके समाज की उन्हें शो करता है। तो यहाँ भी हमें देखने को है इस प्ले में स्ट्राइक में यहाँ पर एक प्रॉब्लम अब तक जो हम बात कर रहे थे वो कानून व्यवस्था की, पुलिस की, चाहे हम जस्टिस की बात कर रहे थे, चाहे सिल्वर बॉक्स की, तो वहाँ किस तरीके से गरीब व्यक्ति को कैसे मतलब उन्हें अमीर व्यक्ति गरीब पे कैसे हावी होते थे। जो सिस्टम है सारा अमीरों के अंडर में है, गरीब हर सिस्टम में अपने आप को एक्सप्लॉइटेड होता हुआ देख रहे हैं। तो वो चीजें हमने जस्टिस प्ले में भी देखी और द सिल्वर बॉक्स में भी देखी। लेकिन आज का जो प्ले है इसमें हम बात करेंगे ये उस सब चीजों से हटके है और यहाँ बात एक तरीके से बिजनेस क्लास की है और वर्कर जो क्लास जो लेबरर होते हैं उनकी बात करें। दोनों में किस तरीके से बातें नहीं बनती थी, कैसे दोनों के बीच में अनबन रहती थी, डिस्प्यूट रहते थे और वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे थे अर्ली 20 सेंचुरी में लंदन की ज़िंदगी में। और गाल्सवर्दी ने वो प्रॉब्लम भी देखी और उसे भी उसने अपने वर्क के अंदर डाल दिया। और ये वर्क है स्ट्राइफ। यहाँ 3 एक्ट प्ले है। मोस्टली गाल्सवर्दी के 3 एक्ट प्ले ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। उसमें आपका स्ट्राइफ भी है, सिल्वर बॉक्स भी है। लेकिन जस्टिस जो उसका प्ले है वो 4 एक्ट में लिखा गया और जो उसका जॉय प्ले है वो भी 3 एक्ट में है। अगर हम बात करें 1906, 7, 9 और फिर 10 ये 4 प्ले बिल्कुल कंटिन्यूअसली लिखे हैं गाल्सवर्दी ने। तो 1906 में, 7 में, 9 में और 10 में मतलब 8 छोड़ दिया जाए तो ये 4 प्ले होते हैं। 1906 में मैंने आपको पढ़ाया था सिल्वर बॉक्स था। 1907 में जॉय है, वो कोई फेमस नहीं हो पाया था उसका। और 9 में 1909 जो हम आज पढ़ रहे हैं स्ट्राइफ और 1910 में जो है 1910 में वो जस्टिस प्ले लिखा है गाल्सवर्दी ने। चारों प्ले की खासियत आप इन चारों प्ले को पहले माइंड में फिट करो कि पहला प्ले फिर एस से स्टार्ट होता है, दूसरा जे पे, फिर एस से, फिर जे से। तो सिल्वर बॉक्स, जॉय और स्ट्राइफ, फिर जॉय। पहले 3 जो है वो 3 एक्ट प्ले है और जो चौथा प्ले है वो 4 एक्ट है। तो 3 एक्ट है 3 प्ले में शुरू के में और 4th जो है वो 4 एक्ट में है। वैसे भी आप थोड़ा-सा कभी भूल भी जाओ ना तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो 3 में जो होता है ना, एक अगर उसे बैलेंस करते तो वो हो नहीं पाता। मतलब 2 और 1 3 मतलब एक तरह से ऐसा रहता है। 4 में 2 इधर 2 इधर बैलेंसिंग होता है। इसका मतलब न्याय कर दिया आपने, जस्टिस कर दिया, 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए तो 4। तो जस्टिस प्ले 4 एक्ट में है। मतलब ये ध्यान रखना। खैर अब इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। देखो एक कंपनी है, एक मिल है बहुत बड़ी और जिसका नाम है त्रिनार्थ टिन प्लेट वर्क्स। तो ये जो त्रिनार्थ टिन प्लेट वर्क्स है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और जिसमें कई सारे ओनर है। मतलब ज्यादातर क्या होता है आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो एक कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स हो जाते हैं। वो इस तरीके से होता है वे अपने अपने शेयर ले लेते हैं, चाहे किसी के 5 पैसे का शेयर है मतलब 5% का है, 10% का है, तो अपने अपने जो जितने शेयर खरीदता है वो उतने का मालिक हो जाता है। लेकिन मालिक किसी भी बात को रखने के लिए सभी होते हैं। जैसे हम आपस में कोई चीज़ खरीद ले 4 जने 5 जने मिलके, चाहे वो कोई उसके कम परसेंटेज डाले, कोई स्कूल खरीद लेता है, इसी तरीके से शेयर में चलता है। एक एनजीओ बना लेते हैं। तो ऐसे ही कंपनी में शेयर होल्डर्स
कई सारे इसमें शेयर होल्डर्स हैं, वे सभी डायरेक्टर्स हैं इसके। डायरेक्टर होते हैं जो उसके मालिक हैं। और जब ये डायरेक्टर बन जाते हैं तो एक हर कोई निर्णय नहीं लेता, तो सब अपनी सहमति से किसी एक को उसका चेयरमैन बना देते हैं। ये मतलब मोस्टली सब जगह यही प्रोसीजर होता है। और यहाँ पर जो चेयरमैन बना हुआ है वो जॉन एंथोनी है। जॉन एंथोनी जो बहुत ही बुरा व्यक्ति है। अब बुरा क्या कहते हैं वो अपने मतलब हम बुरा इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि वो बिज़नेस माइंडेड अगर देखें तो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कंपनी के हित में सोचने वाला जॉन एंथोनी है। काफ़ी एज्ड है, 75 ईयर ओल्ड है और ये चेयरमैन है। सभी ने अपने वोट डाल करके जॉन एंथोनी को 32 साल पहले चेयरमैन बनाया था। तो 32 ईयर्स से 32 साल से जॉन एंथोनी ही यहाँ पर चेयरमैन है इस पूरी कंपनी का। तो जॉन एंथोनी उसी की मतलब मोस्टली चलती है, लेकिन जब कोई डिसीजन कभी-कभी ऐसे भी आते हैं, जब ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, तो सब इकट्ठे होकर के भी बात करते हैं। जब ऐसे इकट्ठे होते हैं तो उसे बोलते हैं कि बोर्ड मीटिंग चल रही है, डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग। तो वो बोर्ड मीटिंग भी यहाँ पर 2 बार देखने को मिलेगी इस प्ले में, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या सभी के सामने है और वो समस्या ये है कि अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन समस्या देखने को मिलती है, वो ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक स्ट्राइक है। इस प्ले का जैसे ही स्टार्टिंग होती है, तो हमें एक बहुत बड़ी हड़ताल देखने को मिलती है वर्कर्स की। स्टार्टिंग में ही मतलब एक हड़ताल चल रही है, उसे काफ़ी समय हो गया और ये हड़ताल आज जब प्ले स्टार्ट होता है ये, तो उस समय हड़ताल का लास्ट चल रहा होता है। जो ये हड़ताल है ये पूरी ठंड में रही है, मतलब विंटर सीज़न में ये रही है, अक्टूबर से चली थी और अब फ़रवरी आ गया। तो फरवरी का महीना है और तारीख है 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को स्टार्ट होता है प्ले और कहीं न कहीं हड़ताल का भी लास्ट चल रहा है। इतनी लंबी हड़ताल चली है और वर्कर भी कहीं न कहीं ये सोच-सोच के देखो दोनों तरफ से हो क्या रहा है कि ओनर जो है, जो कंपनी के ओनर हैं, वो सोच रहे हैं कि कल को या परसों में या जल्दी ही ये परेशान होकर के अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। और वर्कर ये सोच रहे हैं कि मालिक जो है उनकी पूरी कंपनी बंद पड़ी है, सभी हड़ताल पे हैं। वर्कर्स तो जल्दी ही मालिक हमें बुलाएँगे, हमारी माँगों को सुनेंगे और अब ये टूटने वाले हैं। मतलब दोनों तरफ से इस तरीके से सोचा जा रहा है और इसी तरीके से ये लंबी बढ़ती जा रही है, जो ये हड़ताल। तो स्ट्राइफ जो ये प्ले है, इसमें देखते हैं हम स्टार्टिंग में एक स्ट्राइक देखने को मिलती है इसके अंदर और वो वर्कर्स ने की है और अगेंस्ट करी है मिल मालिकों के। अगर हम मोटा-मोटा देखें तो जब भी कभी ये हड़ताल वगैरह होती है, इसका मेन जो टारगेट होता है, जो मेन इश्यू होता है, वो सैलरी को लेकर के होता है, बोनस को लेकर के होता है और थोड़ी व्यवस्था को देख के। वही सारी चीज़ें यहाँ पर है कि कंपनी में कुछ वर्कर्स की फैसिलिटी के लिए और वर्कर की जो सैलरी है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब जितनी होनी चाहिए। इस बात को लेकर के ये हड़ताल है और इस स्ट्राइक को दमन करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है जॉन एंथोनी। तो यहाँ ये स्ट्राइक और ये जो स्ट्राइक होती है स्टार्ट जैसे ही प्ले होता है, प्ले की स्टार्टिंग में एक बोर्ड मीटिंग बैठी हुई है और वो एक घर में है और वो घर किसका है? अगर हम बात करें जो 4th नंबर पे मेरे कैरेक्टर लिखा हुआ है, फ्रांसिस अंडरवुड। ये जो फ्रांसिस अंडरवुड है, ये मैनेजर है इस पूरी फर्म का, मतलब ये मालिक ना होकर के ये मैनेजर है, फ्रांसिस अंडरवुड। अंडरवुड इसका सरनेम है। तो जो अंडरवुड है ये दामाद है जॉन एंथोनी का। जो चेयरमैन है जॉन एंथोनी, उसके दामाद का नाम है अंडरवुड, फ्रांसिस अंडरवुड और ये इसमें चेयरमैन है। तो यहाँ पर आप जब भी देखोगे तो इसमें एक चीज़ की बिल्कुल देखने को मिलता है कि मतलब टोटल अगर हम बात करें तो मतलब जो ये जितने भी कैरेक्टर है, सभी कैरेक्टर आपको अच्छे ही कैरेक्टर दिखाई देंगे। केवल जॉन एंथोनी जो है ये थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव मतलब एक पुराने ख़्यालातों वाला व्यक्ति है और इसकी वजह से ही ये हड़ताल इतनी लंबी चली है। अब जब ये मीटिंग बैठी, बोर्ड मीटिंग बैठती है, तो यहाँ पर जो फ्रांसिस अंडरवुड के यहाँ पे होती है, ये मीटिंग है अंडरवुड के यहाँ डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग रूम पे और वहीं बैठ कर के मीटिंग चलती है। तो दामाद के यहाँ हुई है। तो दामाद जो है अंडरवुड वो भी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से ये हड़ताल ज़्यादा बढ़े, क्योंकि वर्कर्स के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी। उनके पास पैसा नहीं आ रहा था, सैलरी भी अब तो काम ही बंद पड़ा था।
खाने की दिक्कतें चल रही थी, तो स्ट्राइक काफ़ी लंबी चल पड़ी थी। लेडीज़ भी वहाँ वर्क करती थी, जेंट्स भी करते थे, सभी के घरों में बहुत दिक्कतें, प्रॉब्लम चल रही थी। तो हड़ताल ज़्यादा लंबी चलती जा रही थी। जब इस हड़ताल में बात आती है स्ट्राइक में, तो यहाँ पर चारों तरफ के मुद्दे उठते हैं। हालाँकि जो वर्कर्स की जो डिमांड थी, वो थोड़ी ज़्यादा थी। उसे मतलब कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल था, और यही जॉन एंथोनी इस मीटिंग के बीच में ये बात बोलता है कि मैंने अपने 32 साल के करियर में, जो 32 साल मतलब उसने चेयरमैन होकर के गुज़ारी है, कह रहा है ऐसी हड़ताल 4 बार मेरे सामने आई है, मैंने चारों बार तोड़ दी। मतलब मैं कभी, मेरे सामने कोई हड़ताल चल नहीं पाई। तो ये 5वीं बार है, तुम मेरा साथ दो, मैं इन वर्कर्स की भी, आप देख लेना, इनके भी घुटने टूट जाएँगे। ऐसी उसकी लैंग्वेज रही है। तो वहाँ सभी मतलब उसकी बातों से खुश नहीं है जॉन एंथोनी की, कि भई इतना भी क्रूअल नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई नहीं है, थोड़ा बहुत उन्हें उनका देखो, कुछ उनकी बातों को कम करो, ज़्यादा करो, तो ऐसा सब कुछ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर, और जो इसकी बेटी है जॉन एंथोनी की, उसका नाम है एनिड अंडरवुड, जो मैनेजर की वाइफ है, तभी तो वो फ्रांसिस अंडरवुड इसका दामाद है। तो वो बेटी है एंथोनी की, एनिड अंडरवुड। तो ये बेटी हो जाती है, और इसका बेटा है एडगर एंथोनी, ये भी खुद एक डायरेक्टर है, मतलब इसके भी शेयर है, सन ऑफ जॉन एंथोनी है। तो एडगर एंथोनी वो भी पक्ष लेता है वर्कर्स का, एनिड अंडरवुड जो बेटी है वो भी पक्ष लेती है एक तरीके से वर्कर्स का, और फ्रांसिस अंडरवुड जो दामाद है जो एंथोनी का, और वो मैनेजर है इस कंपनी में, वो भी पक्ष वर्कर का लेता है। तो आप ये लगा सकते हो कि ऑल पर्सन्स आर इन द फेवर ऑफ वर्कर्स, बट जॉन एंथोनी ही इज स्ट्रिक्ट ऑन हिज डिसीजन, और वो हमेशा अपने डिसीजन पे स्ट्रिक्ट रहता है, ये जॉन एंथोनी है। तो यहाँ ये प्ले आगे को बढ़ता है, और 2 किरदार और निकल कर के आते हैं। एक डेविड रॉबर्ट्स का है, और एक साइमन हार्नेस का है। ये 2 व्यक्ति, आप इनके बारे में भी थोड़ा-सा समझो। देखो, जो जब कोई मेन जो लड़ाई है ना, ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, ये मेन डेविड रॉबर्ट्स के बीच में और जॉन एंथोनी के बीच में है। अब डेविड रॉबर्ट्स लीडर है वर्कर्स का। जब आपने देखा कोई हड़ताल अगर स्टार्ट होगी, चलेगी, तो उस हड़ताल को लीड करने के लिए एक लीडर होगा, और वो लीडर है डेविड रॉबर्ट्स। और आप डेविड रॉबर्ट्स को भी गलत नहीं कह सकते, जॉन एंथोनी को भी गलत नहीं कह सकते। जॉन एंथोनी अपनी फर्म के लिए, अपनी मिल के लिए, अपनी कंपनी के लिए वो वो स्ट्राइव कर रहा है, मतलब संघर्ष कर रहा है, या वो इस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहा है। डेविड रॉबर्ट्स लीडर है वर्कर्स का, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हित, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले वर्कर्स को, उनकी माँगें पूरी हो, तो वो माँग को लेकर के आगे को बढ़ रहा है। और डेविड रॉबर्ट्स ने कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स कुछ ज़्यादा करके कर रखी है, जिसे पूरा कर पाना मालिकों से भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत वाला है। इस समय इतनी प्रॉब्लम है, कंपनी बंद पड़ी है, और इकोनॉमिकल कंडीशन भी कंपनी की बहुत ही बदतर होती जा रही है। उधर उनके चूल्हे नहीं चल पा रहे हैं वर्कर्स के, उनके घर की कंडीशन बहुत बदतर होती जा रही है। तो दोनों जगह प्रॉब्लम है। और जो कंपनी को माल सेंड करना होता है, दूसरे व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाते हैं, और दूसरी कंपनी और बाहर से जैसे जो हमें प्रोडक्ट अपना सेल करना होता है, तो पता लग जाता है स्ट्राइक चल रही है, तो सभी व्यक्ति अपने हाथ खींचने स्टार्ट कर देते हैं, और एक तरीके से मतलब विश्वास भी कम होता चला जाता है कंपनी के ऊपर। जो ये एक कैरेक्टर है साइमन हार्नेस का, जो कैरेक्टर है, इसे आप एक तरीके से मीडिएटर कह सकते हो। ये यूनियन ट्रेड का लीडर है। यूनियन ट्रेड एक मतलब व्यापारियों की एक ट्रेड है, जहाँ पर मतलब एक ऐसी संस्था है जो सभी के हितों की बात करते हैं, मतलब वो भी एक मीडिएटर वाला रोल अदा करते हैं। ये यूनियन है, और इस यूनियन में भी बहुत सारे व्यक्ति सेलेक्ट होकर के, मतलब वहाँ पे भी व्यक्ति अपने-अपने पोस्ट होती है, और उसका जो लीडर है यूनियन ट्रेड का, वो साइमन हार्नेस है। ये बात करता है, जब मीटिंग होती है, ये भी उस मीटिंग में होता है। इसकी और डेविड रॉबर्ट जो है, उन दोनों की भी बातें में थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। हमेशा साइमन हार्नेस ने, जो एक ट्रेड यूनियन का लीडर है, उसने ऐसी बात रखी है जो दोनों मान सकते हैं। मतलब उन्होंने जैसी डिमांड रॉबर्ट की है, उससे हल्की करी है, कोई चीज़ें खत्म कर दी है, कुछ चीज़ें बढ़ा दी है, और कुछ घटा दिए, मतलब जैसे कि एक बैलेंस हो सके। तो वो डायरेक्टर्स के सामने अपनी बात को भी प्रपोज़ करता है। तो इस तरीके से ये मीटिंग, और एक ये बड़ा कैरेक्टर और बचा है, एनी रॉबर्ट्स का है।
जो वाइफ है डेविड रॉबर्ट्स की, तो जो लीडर है सभी वर्कर्स का, तो वो एनी रॉबर्ट्स है। तो इसका मतलब यहाँ पर सारे कैरेक्टर हमारे सामने हैं और त्रिनाथ जो टिन प्लेट वर्क्स कंपनी है, उसमें ये हड़ताल जारी है। तो इस प्ले में मतलब मुख्य बात हमें यही ध्यान रखनी है कि यहाँ एक तरफ लेबर वर्कर्स है और दूसरी तरफ ओनर है, डायरेक्टर्स है। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट कह दो, कॉन्फ्लिक्ट कह दो या स्ट्राइफ कह दो, संघर्ष है कि कौन इस लड़ाई को जीतेगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था जो फर्स्ट प्ले स्टार्ट होता है वो अंडरवुड के घर पे होता है और उसका डाइनिंग रूम है, वहाँ सभी बैठे हुए हैं, सब बात कर रहे हैं, साइमन भी वहाँ पहुँच जाता है और सारे डायरेक्टर्स हैं। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और वहाँ सभी अपनी-अपनी बात रखते हैं। तो जॉन एंथोनी कहता है कि भाई मैं इस स्ट्राइक को ये ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। आप मुझे बस सपोर्ट करो, आप देखना कि इसे ये कोई लंबी नहीं चल पाएगी। इसी बीच में जो मैंने आपको बताया था ट्रेड यूनियन का जो लीडर है साइमन हार्नेस, वो एक मीटिंग जॉइन कराता है जिसमें सभी वर्कर्स को बुलाता है। वहाँ पर रॉबर्ट नहीं था। रॉबर्ट वहाँ नहीं है, डेविड रॉबर्ट्स, और वो सभी को बुला करके सबसे ये कहता है भाई जितनी तुम्हारी माँगे हैं, भाई ये कुछ ज़्यादा हो रही है। तो आप अपनी माँगों को थोड़ा-सा कट कर लो और मैं आपका फैसला कंपनी से करा दूँगा। मतलब मैं आपका जो फैसला है कंपनी से करा दूँगा, कब तक तुम इस तरीके की लड़ाई लड़ते रहोगे? क्योंकि देखो घरों में पैसे की दिक्कत आ रही है, सब परेशान हैं, तो देखो जब परेशानी होती है, तो ये बात सच है कुछ व्यक्ति क्या ज़्यादातर उसने सभी व्यक्तियों को अपने फ़ेवर में ले लिया था और सब कहने लगे थे ठीक है भाई आप इस हड़ताल को खत्म करा दो। तो इतना वो कर ही रहा था, पूरी मीटिंग थी, वहाँ सभी खड़े हुए थे। तभी जो रॉबर्ट्स है, जो डेविड रॉबर्ट्स है, वो वहाँ पर आ जाता है। डेविड रॉबर्ट्स एक बहुत अच्छा वक्ता भी है, ओरेटर है क्योंकि लीडर है, अच्छा बोलता भी है। तो वो पब्लिक जो पूरे वर्कर्स हैं, जो उसके साथी हैं, सभी तैयार हो जाते हैं, साइमन पे से एग्री हो जाते हैं कि भई आप इस काम को करा दो। लेकिन जब रॉबर्ट खड़ा होकर के मंच से बोलता है कि अरे हम इतनी दूर ले आए इस लड़ाई को, अब आप लगा लो अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अब फ़रवरी चल रहा है, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, तो तुम मेरा थोड़ा-सा साथ और दो, कहीं न कहीं 2-4 दिन में ही घुटनों के बल बैठने वाली है ये कंपनी के जो वर्क लीडर हैं, मतलब जो डायरेक्टर्स हैं, इनकी ये बिल्कुल अब अपनी कंपनी को चलाने के लिए इन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी। आप कुछ दिन के लिए और सब्र कर लो। और जब ऐसी बातें बोलता है तो कुल मिलाकर के वो उनके उनका माइंड वॉश कर देता है। जो साइमन ने कहा था वे तैयार हो गए थे, लेकिन अब रॉबर्ट्स की बात सुन कर के वे फिर दोबारा रॉबर्ट्स के पक्ष में हो जाते हैं। जब वो पूरी मीटिंग चलती रहती है, पूरा एक मंच लगाया जाता है, भीड़ थी वहाँ पर। उसी बीच में रॉबर्ट्स को पता लगता है कि उसकी जो वाइफ है, आकर के बताती है, मतलब उसे एक व्यक्ति आकर के बताता है कि आपकी वाइफ मर गई है। और वो उसके मरने का कारण था, वो बहुत दिन से बीमार चल रही थी और जैसे कि खाने का मतलब एक स्टारवेशन भुखमरी तो फैल ही रही थी वहाँ पे। वो बीमार थी और रॉबर्ट्स उस पे ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहा था। क्योंकि इससे पहले जो इसकी वाइफ है, रॉबर्ट की जो वाइफ है उसका नाम है एनी रॉबर्ट। एनी रॉबर्ट कभी मेड का काम किया करती थी अंडरवुड के यहाँ पर। अंडरवुड मैंने आपको बताया था, वो आपका फ्रांसिस अंडरवुड और एनिड अंडरवुड, ये दोनों के दोनों, एनिड अंडरवुड बेटी है एंथोनी की, वही जो कट्टरवादी एंथोनी है, और फ्रांसिस अंडरवुड जो है वो मैनेजर है। तो कहीं न कहीं फ्रांसिस अंडरवुड के यहाँ पर मतलब एनिड के अंडर में मेड का काम करती थी एनी रॉबर्ट्स। तो ये तो गरीब है, तो इसके यहाँ नौकरी किया करती थी, अब नहीं कर रही थी। तो एनिड अंडरवुड क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा परिचित भी थी क्योंकि उसके यहाँ जॉब करी थी, तो वो इसके घर, इसके कुटिया में, इसकी झोपड़ी में आती है, इससे बात करती है। इसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी, बीमार थी बहुत ज़्यादा, रॉबर्ट उसको केयर नहीं कर पा रहा था, पैसे की तंगी थी, तो ये इसे खाने के लिए मतलब कि मैं आपको खाना भिजा देती हूँ, आप ये मतलब इसका थोड़ा सपोर्ट करती है, लेकिन रॉबर्ट किसी भी तरीके का खाना लेने को उससे मना कर देता है। ये रूडली व्यवहार देख कर के जो एनिड अंडरवुड है, वो थोड़ी-सी उसे भी लगने लगता है कि भई मेरे पापा ही सही है, ये भी मानते नहीं हैं, वर्कर अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और इस तरीके से वहाँ से लौट आती है।
और जब ये डेविड रॉबर्ट्स अपनी स्पीच दे रहा था, वहाँ पर पता लगता है कि उसकी वाइफ मर गई। वहाँ कुछ ये जो स्ट्राइक कर रहे थे वर्कर्स, उनमें से 1-2 व्यक्ति ये भी बात चल जाती है कि आज इसकी वाइफ मरी है, कल हमारी भी मर सकती है। तो अब कहीं न कहीं उनके दिल टूट चुके थे। लेकिन अब भी जो रॉबर्ट था, वो अभी भी मतलब इसी बात को सोच रहा था कि भई मुझे तो ये लड़ाई आगे तक लड़नी है। तो कुल मिलाकर के थोड़े हताशा जो है देखने को मिलती है वर्कर्स के बीच में, रॉबर्ट्स की वाइफ के गुज़र जाने के बाद। फिर एक मीटिंग हो रही होती है दोबारा जो फ्रांसिस अंडरवुड है, इसे काम सौंपा गया था अंडरवुड को कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है इस पूरी स्ट्राइक पर कि किसे क्या बेनिफिट है, क्या चल रहा है इसे और वर्कर्स के यहाँ पर क्या है जो लेबर है और किस तरीके का मतलब एक एक करंट सिचुएशन इसकी तैयार करनी है। उस रिपोर्ट में अंडरवुड यही दिखाता है सारे डायरेक्टर्स के सामने कि देखो इस समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है जो वर्कर्स है इनकी। और तब वो इस बात को भी रखता है तो पता लग जाता है कि भई उसकी रॉबर्ट्स की जो वाइफ़ है वो मर चुकी है एनी। और इस बात को सुन कर के वहाँ सभी परेशान भी होते हैं। हालाँकि जो जॉन एंथोनी है उसपे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो बड़ा परेशान होता है और फ्रांसिस अंडरवुड तो यहाँ तक भी कह देता है ऐसे काम से भी कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारी वज़ह से जान गई है उसकी वाइफ़ की। तो मतलब यहाँ तक की भी बात आ जाती है और अब सभी परेशान हैं। अब कोई भी नहीं चाहता कि ये लीडरशिप जो है उधर वर्कर्स अपने लीडर से दुखी है, इधर डायरेक्टर अपने लीडर से दुखी है। तो जॉन एंथोनी को भी अब लाइक नहीं कर रहे हैं, उसके विचारधारा को भी पसंद नहीं कर रहे हैं कि एक हत्या हुई है एक तरीके से। और रॉबर्ट्स की जो वाइफ थी एनी रॉबर्ट्स वो मर चुकी है, उस पे सब रिपेंट करते हैं। और सिम्पैथी ये उसकी मौत को लेकर के बड़ी सिम्पैथी रहती है सभी के बीच में और स्थिति थोड़ी-सी सीरियस हो जाती है। अब वो जॉन एंथोनी जो लीडर था डायरेक्टर की तरफ से, उसे ये आभास होने लग जाता है कि कहीं न कहीं अब मेरी पोस्ट को भी खतरा है और उसे उसका एक हितैषी है, ट्रेंच नाम है उसका, वो बता भी देता है कि सर आपके खिलाफ वोटिंग हो सकती है और आपको हटाया जा सकता है। जैसे ही जॉन एंथोनी का ये आभास होने लगता है, वो सोचे इससे पहले ये मुझे हटाए, वो खुद ही अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे देता है। तो इधर जॉन एंथोनी का रिज़ाइन हो जाता है, उधर जो साइमन हार्नेस था, जो ट्रेड यूनियन का लीडर था, जो हमेशा बीच का रास्ता निकाल रहा था, वो अपने उस प्रपोज़ल को सभी के बीच में रखता है कि भई आप इस तरीके से कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने उसकी जो माँगें थी वो इतनी टफ नहीं थी, जितनी माँग अगर हम बात करें रॉबर्ट की थी। रॉबर्ट ने तो कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर ली थी। तो वो फिर दोबारा डायरेक्टर्स के बीच में इस बात को रखता है कि भई आप अभी भी समय है, आप थोड़ी-सी माँगों को उनकी आप एक्सेप्ट कर लो और जो ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं उन्हें हटा दो और वर्कर को भी रेडी कर देता है। कुल मिलाकर के वर्कर्स भी तैयार हो जाते हैं और डायरेक्टर्स भी तैयार होते हैं और उस डिमांड में या जो हार्नेस बोलता है, वो उसमें ये भी बात रखता है कि जॉन एंथोनी को इस पोस्ट पे नहीं होना चाहिए मतलब उन्हें हटा देना चाहिए, ये भी माँग है वर्कर्स की। और वो काम हो भी जाता है, वो खुद ही रिज़ाइन दे देता है। वो रिज़ाइन दे देता है जॉन एंथोनी और इधर रॉबर्ट्स जो है, उससे भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं सारे वर्कर्स और ये हड़ताल टूट जाती है और काम फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लास्ट जो इसका हुआ है, प्ले का मतलब एंड हो जाता है और प्ले के लास्ट में दोनों दिखाई देते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं। एक तरफ जॉन एंथोनी है और दूसरी तरफ रॉबर्ट्स हैं, जो एक-दूसरे के अपने तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, आमने-सामने की लड़ाई थी, लेकिन दोनों ही लास्ट में इग्नोर कर दिए गए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ और दोनों ही हित के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने कंपनी की तरफ से जॉन एंथोनी और अपने वर्कर्स की तरफ से लड़ रहा था कहीं न कहीं रॉबर्ट्स। लेकिन लास्ट में वे दोनों असहाय महसूस करते हैं, एक-दूसरे की तरफ को हँसते हैं और फिर अब एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं कि भई देखो हम दोनों एक ही बोट में हैं, मतलब एक ही नाव में सवार हैं और इस तरीके से हमारा जो है सब कुछ एंड हो गया और हमें हमसे बिना पूछे मतलब हम कितनी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और खुद आकर के समझौता कर लिया गया। तो इस तरीके से स्ट्राइक खत्म हो जाती है और इसमें मैसेज देने की कोशिश
गाल्सवर्दी यही करता है कि मतलब वो दिखाता है कि उस समय जिस समय गाल्सवर्दी इस प्ले को लिख रहा था, ये 1909 की बात है, तो कुल मिला के 20th सेंचुरी की बात है, अर्ली 20th सेंचुरी की बात है। वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ थी, ये चीज़ें हुआ करती थी, गाल्सवर्दी देखा करता था। तो उसका मानना ये है कि ज़्यादा लीडर के चक्कर में आके भी कभी-कभी हम अपने हितों को, हम अपने जो वर्कर्स होते हैं कि भई आप लीडर अपनी सेल्फिशनेस के अनुसार या अपने हितों को लेकर के अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए, कभी-कभी वो ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें दिक्कतें होती है, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था वर्कर्स का, तो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो गाल्सवर्दी ने इस चीज़ को भी अपने इस प्ले के माध्यम से शो किया है। तो वर्कर उस समय ज़्यादा थे, इंडस्ट्री लगती जा रही थी, एक ऐसा टाइम था 20th सेंचुरी का कि इंडस्ट्री का तो बहुत बाढ़ सी आई हुई थी, बड़ी कंपनियाँ थी, पब्लिक जो है अब फार्मिंग से थोड़ा-सा छोड़ करके और जॉब की तरफ को जा रही थी और उन सबको इसने दिखाने की कोशिश करी है कि देखो ऐसे हड़ताल होना, ऐसे हितों से खेलना और ये सब लीडरशिप जो होती है वो लीडर हमेशा हमारे हितों का नुकसान ही करते हैं मतलब ये सेंस लेकर के एक स्ट्राइफ दिखाई है गाल्सवर्दी ने इस प्ले के अंदर, तो ये स्टोरी थी इसकी और इस तरीके से ये प्ले एंड होता है। तो हम इसके स्टोरी को भी और वैसे भी इम्पोर्टेंट प्ले है, आपको पूरा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना है।